अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम चैप्टर 2A करेंगे। 2B, सॉरी, 2B जो है वो करेंगे कि हमने जो अभी पढ़ा है उनका एग्जाम में किस तरह से पूछा गया। क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या मसाइल होंगे, फिर हमें एग्जामिनर टेस्ट करेगा। और टेस्ट करने का मकसद क्या है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो उस वक्त आपको वो चीज़ें ऑलरेडी पता हो कि ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है। तो अगर पास पेपर को नहीं देखेंगे तो फिर एग्जाम में अगर नई चीज़ आई तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ले जी, अभी हम चलते हैं, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चैप्टर 2A हमारे पास मौजूद है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी आपको नहीं करवा चुका है ना। ये वाला जो है मार्च 2021 में ये क्वेश्चन आया। नॉर्मली इसके क्वेश्चन आपको सैलरी के मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में जाके, बड़े क्वेश्चन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है और एक आपने किया है। मैं अब कह रहा हूँ किया है, मैं अज्यूम नहीं कर रहा कि आप मेरी नाफरमानी कर रहे थे। मेरी नाफरमानी करने की सजा क्या है? अगली अटेम्प्ट। इसलिए मेरी ना मैं अब अज्यूम नहीं करूंगा कि आपने मेरी नाफरमानी की है, नहीं की ना। सवाल किया अगला, हो गया था। क्या इशू आया उसमें? क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का एक सवाल दिया था मैंने आपको। उसमें एक पॉइंट था वो आपने कहा था कि हाँ करते हैं। वो उसके बगैर आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10.7। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो बता दें। मिस्टर मैरोडी का ये बंदा बड़ा कपत्ता था, ये छोड़ के अपने मालिक को किसी और के पास चला गया। ऐसे ही हुआ है ना। इसने किसी और का जो है ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि वो चलाता था, पार्टी करता था ना। हैप्पी ईयर एंड वगैरह जो है, क्या बोलते हैं इसको? हैप्पी ईयर एंड, किसको सर? साल का जो एंड होता है उसको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हम्म। स्टार्ट होता है हैप्पी न्यू हाँ, हैप्पी न्यू ईयर जो मनाता था, तो इसने क्या किया कि किसी से पैसे पकड़े और जाके किसी और जगह, पहले ये रॉक स्टार में था इसका नाम मेलोडी में था, और चला गया कहाँ? ईयर। मेलोडियस, समझते हैं ना, ये ट्यून होती है मेलोडियस, बड़ी सुरीली आवाज को कहते हैं। और रॉक धम धमा उसमें, तो इसको वो रास नहीं आई तो अगली चेयर में चला गया, रॉक स्टार में चला गया। फिर मेलोडी लिमिटेड ने आके इसकी तबीयत साफ की वहां पे, तो उनको पैसे देने पड़े, ये सीन था इसके अंदर। ठीक है। इसमें बताएं कोई पॉइंट आपको ना समझ आई, अगर तो किया ही नहीं फिर तो सारे पॉइंट समझ आ गए। अगर तो किया ही नहीं है तो, अगर किया है तो फिर बताएं। हो गया था। चल अब चलते हैं बी के ऊपर। मार्च 2021 में एक सवाल आया। ये 1A है, इसका मतलब इसका कोई पार्ट बी भी होगा, यहाँ पर मौजूद होगा। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है एज अ टैक्स कंसल्टेंट। जब भी ये टैक्स कंसल्टेंट आता है ना, ये लफ्ज आपको मिलेगा एग्जाम में, तो नॉर्मली नॉर्मली इसके अंदर एडवाइस मांगी जा रही होती है। बहरहाल मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि कैफ 2 के स्टूडेंट्स को टैक्स कंसल्टेंट आप बना के उससे एडवाइस मांगे, ये वैसे है जुल्म और ज्यादती। लेकिन चले कोई नहीं, आप समझे कि बचपन में आप पे बहुत ज्यादा पड़ गया, घर की जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, तो संभालें इसे, इससे परेशान नहीं होना आपको। एडवाइस डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर टैक्स ईयर 2009 under the income tax. Assume that tax rates are the same for all the above mentioned tax year as applicable for the। ये एडवाइस उसने मांगी है कि एडवाइस करें उसका टैक्स पेएबल क्या होगा। इसका मतलब हमें उसको टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे ही देखेंगे आपको टेबल नजर आ रहा है, 1 2 3 4। ऐसा सवाल किया है ना हमने पहले भी, ऐसा क्वेश्चन बेटा किया है ना पहले, गोल्डन हैंडशेक में नहीं करवाया था, जिसमें पिछले 5 सालों का डेटा गिवन था, नहीं करवाया हुआ?
रेट निकालना था गोल्डन हैंडशेक का। गोल्डन हैंडशेक का क्या ट्रीटमेंट बताया आपको कि नहीं बताया? बताया है ना कि उसकी ऑप्शन होती है कि चाहे तो सैलरी में ऐड कर दें या पिछले 3 सालों की बेसिस पे टैक्स कर दें। तो ये जो पिछले 3 सालों का डेटा आपको नजर आ रहा है, टैक्स लाइबिलिटी भी नजर आ रही है और टैक्सेबल इनकम भी नजर आ रही है। तो हमें इन 3 सालों का एवरेज रेट निकालना है। टैक्स ईयर 2009 के तो चल रहे हैं, तो हमें इनका रेट निकालना है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे गोल्डन हैंडशेक या कुछ मिलने वाला है सवाल के अंदर। चीजों को देखा करें, जो डेटा गिवन है ना वो बता रहा होगा कि क्या करनी है। समझ आ रही है ना? आपके सामने अगर गोश्त रखा जाए तो आपको लगेगा मेरे से फिरनी बनवाई जा रही है। पक्की बात है कि कोई सालन बनाना है आपने, तो डेटा बता रहा होता है कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ जाने वाली है। लेकिन ये सवाल था, ऑन 31st of December डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पढ़ा आपने? मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में। इन जनवरी ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। कब उसने रिजाइन किया? 31 दिसंबर, पूरा महीना। हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? X9 की। तो 6 माह हो गए, ये टाइम हो गया। 6 लाख रुपया लीव इन कैशमेंट क्या ट्रीटमेंट है? टोटली टैक्सेबल। 8.51 फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या ट्रीटमेंट है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर आपको पैसे मिले या आपने रिसीव किए हैं, एग्जाम्प्ट होंगे। क्या होंगे? ठीक है। हाँ, अगर ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता तो उसमें मुझे दो अमाउंट्स निकालनी थी जिसको मैंने सैलरी में ऐड करना था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे इसकी अगर यहाँ लिखा होता अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो मुझे फौरन में पूछता इसकी बाइफरकेशन बताओ कि 85 लाख में कितनी अमाउंट शामिल है एम्प्लॉयर की, इंटरेस्ट की। मुझे चूंकि है ही रिकॉग्नाइज तो फिर मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है। 13 लाख एंड 17 लाख है सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 6 और 7 रिस्पेक्टिवली। उसको पिछले 2 सालों की 6 और 7 की 13 लाख और 17 लाख रुपए सैलरी मिली है। सैलरी इन एरियर्स पढ़ा कहीं? ये लफ्ज कहीं पढ़ा आपने? क्या होता है इसका? सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय को एरियर्स में मिले तो क्या कर सकता है वो? सर टैक्स रेट ज्यादा हो नेक्स्ट ईयर का तो वो उसको रिसीव बेसिस हाँ, ये बात आपने नोट करनी है कि इसके पास चूंकि मैंने एडवाइस करना है तो इसकी ऑप्शन मुझे बतानी है। जब मैं एडवाइस करूंगा ना, पहले टैक्स पेएबल कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैं एडवाइस करूंगा तो ये नीचे जाके बताऊंगा कि डॉक्टर जमाल जो है उसके पास ऑप्शन मौजूद है। वो चाहे तो इन दोनों सैलरियों को 2016, 2006 और 7 के अंदर जाके टैक्स करवाए, इस साल में ना करवाए। समझ आ रही है? डॉक्टर जमाल हैड रिसीव्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर। हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 4 ईयर वर एज अंडर। उसकी ये थी। देखिए इसमें गोल्डन हैंड्स, मैं समझ रहा था शायद इसमें गोल्डन हैंडशेक है, जबकि इसमें मौजूद नहीं है, जबकि इसमें मौजूद नहीं है। समझ आ रही है ये चीज? तो अब हम इसका तरीकेकार क्या है कि हम 1, 2, 3, 4 ये और एक ये पांचवी ये अमाउंट हमें मिली है, इसको हम टैक्स करेंगे। पहले हम नॉर्मल तरीके से इसको टैक्स करेंगे और फिर नीचे एडवाइस करेंगे कि जनाब ये चाहे तो इन दोनों अमाउंट्स के ऊपर जो है वो टैक्स दे सकता है। अब इसके दो तरीके एग्जाम में हो सकते हैं। नंबर 1 कि हम यहां से इनको निकाल दें 13 और 17 लाख को, और पिछले सालों की जो 6 और 7 की इनकम है उसमें ऐड करवा के इस टैक्स को रिवाइज कर दें। नंबर है इसके साथ, इतनी लंबी मैं समझता हूँ कैलकुलेशन करने की फिलहाल जरूरत है, बल्कि नीचे अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन वो टेबल बता रहा है कि वो हमसे कैलकुलेशन भी चाह रहा है। लेकिन फिलहाल मैं ये करूंगा कि मैं इसकी पहले कैलकुलेशन कर लूंगा, इस साल की 2009 की कैलकुलेशन एज पर रूल करूंगा। और नीचे मैं लिख दूंगा कि उसके पास ये ऑप्शन है कि पिछले सालों में जाके टैक्स करवा सकता है। ठीक है, ये मैं काम कर सकता हूं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर।
नहीं जी, क्वेश्चन था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1A असल में। और हमारा एग्जाम में हमारी किताब में कौन सा क्वेश्चन है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आगे KP लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। डॉक्टर पहले क्या लिखते हैं? डॉक्टर जमाल। ठीक है। फिर क्या करना है? कंप्यूटेशन, मेरे साथ आपने काम करना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा वो भी काम किया करें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। सही है। और टैक्स ईयर कौन सा है हमारे पास? 2000X9 जो एग्जामिनर ने कहा है। मैं क्या लिखूंगा? सैलरी। देखिए इसमें है ही सैलरी, लेकिन आपने हेडिंग जरूर देनी है। जो बातें बता रहा हूँ उसको आपने नोट करना है। व्यू में जाके मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सैलरी में सबसे पहले क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी उसकी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6। यहां मैं रुपीज लिख लेता हूँ, या RS भी लिख सकते हैं। तो आ गया जी 5 लाख इंटू 6। सही है। उसके बाद था उसका लीव एंड कैशमेंट और पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट है, ये डेंट नहीं है, डेंट फंड। 85 लाख। लीव इन कैशमेंट कितना था? 6 लाख रुपया। यस सर। और इसकी सैलरी अरेयर में थी। अरेयर्स 1.3 मिलियन प्लस 1.7 मिलियन। तो आ गया जी ये आ गया। और कोई इसमें पेमेंट हो? यही थी। यस तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई इसकी? हम्म, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेशन है ही सैलरी। इसके अलावा तो है कुछ? यहाँ तक पहुंच के सारे। यस सर। अब क्या देखना है? इसका टैक्स रेट सैलरीड में कहाँ फॉल कर रहा है? आखिरी में, यस लास्ट में है ना। 10 मिलियन में जा रहा है। तो 7 लाख प्लस 35%। गलत है ना? क्यों डाला आपने? सर। हाँ? भाई मैंने तो कहा नहीं डालना, आपने क्यों इसको ऐड किया? हाँ? हाँ, नहीं गलती करनी है। CA करना तो गलती नहीं करनी। 700,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट -4.1 मिलियन। ये टैक्स आ गया जी इसका। ठीक है।
ये वाला ऑप्शन। मुझे कोई बता सकता है कि ये मैंने 7 लाख रुपया क्यों माइनस किया? ये सॉरी 41 लाख। इसका टैक्स ये 7 लाख इसका टैक्स है। ये अमाउंट आ गई। ये जहां तक आ गया। अब इशू इस अमाउंट का था, ये जो अमाउंट गिवन है ना एरियर्स का, एरियर्स का। तो इसका क्या किया जा सकता है कि हम इसको ये नीचे एक एक आसान तरीका तो ये है कि इसके नीचे लिख दें कि अगर तो टाइम कम है तो लिखेंगे मिस्टर जमाल टैक्सेबल इनकम विदाउट एरियर्स इज रुपीज। कितनी बनती है अगर 30 लाख निकाल दें? तो 3.6 मिलियन। अगर 30 लाख इसमें निकाल दिया जाए तो टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3.6 मिलियन, विच इज टैक्सेबल एट अ लोअर रेट। जो कि अब देखें ना, ये कम रेट लग रहा है ना 36 लाख पे। 36 लाख पे तो 30% वाला रेट लग रहा है, ये वाली स्लैब लग रही है। तो ये तो इस अमाउंट ने आके मेरी इस इनकम को अगली स्लैब में डाल दिया, जो कि मेरे साथ एक तो पैसे लेट मिले, दूसरा टैक्स भी मिल गया। तो मैं लिखता हूँ विच इज टैक्सेबल एट अ लोअर रेट। सो मिस्टर जमाल हैज एन ऑप्शन टू टैक्स the salary on accrual basis in the year of 2000x6 and 2000x7। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जवाब फिर भी ठीक है, लेकिन उसने जो नीचे टेबल दिया है ना, वो टेबल हमें बता रहा है कि वो कैलकुलेशन चाह रहा है। वो कैलकुलेशन क्या कर रहा है इसमें? वो चाह रहा है कि स्टूडेंट मुझे कैलकुलेशन करके दिखाए भी। तो उसका फिर तरीका ये हो सकता है कि हम पहले यहां तक नोट कर लें फिर आगे चलते हैं, ताकि ये बात समझ आ गई। मेरे हिसाब से ये जवाब यहाँ मुकम्मल है। उसने एडवाइस मांगी है, उसने ये तो नहीं कहा कि रिवाइज कैलकुलेशन करें, लेकिन सही ये है कि आप रिवाइज कैलकुलेशन करके भी दिखा दें, पिछले सालों का टैक्स भी और उनका भी एवरेज कैलकुलेट करके आप दिखा दें कि उसमें कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसने एक ऑप्शन दी है नीचे, आप जरा पढ़िएगा। उसने नीचे कहा कि अज्यूम दैट टैक्स रेट्स आर द सेम फॉर ऑल द अबव मेंशन टैक्स ईयर्स। इन तमाम सालों के टैक्स रेट्स क्या है? सेम है। तो इसका आसानी क्या करें कि आप 13 लाख रुपए इस साल में ऐड कर दें, 17 लाख इसमें ऐड कर दें, फिर उनका टैक्स कैलकुलेट करें। सही है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप समझ आपके पास टाइम है तो आप यहाँ लिख दें द रिवाइज्ड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द लास्ट years would be as follows। सही है। अब देखिएगा टैक्स ईयर कौन सा था। अब देखें, टैक्स ईयर हमारा है 2000x9, 2000x8, 2000x7, 2000x6। ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया। और आगे लिखेंगे रिवाइज्ड टैक्स लाइबिलिटी। 2000x कितनी होगी? 3600, 36 लाख। यानी इसमें असल तो यही इनकम बचती है ना, दो वाली इस साल की। और 2008 की कौन सी हुई? 2000, ये देखिएगा,
2008 की कितनी है रिवाइज्ड इनकम? 48 लाख। ठीक हो गया। और 2007 की 38 लाख। नहीं, अब 38, देखें, 38 प्लस 17 लाख और 32 लाख प्लस 13 लाख, 45। अब आप इनके टैक्स, अब यहाँ टैक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत, डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर दें। क्या करें, यहाँ डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर दें। तो 36 लाख पे कितना आएगा? 430 प्लस 30%। 430 प्लस, ये कैसे हुआ 36 लाख इसके पॉइंट में? कौन सा? 36 लाख कैसे? मैंने इस साल के 2009 में से 30 लाख निकाल दिया ना, पिछले दोनों सालों का। पिछले 2 सालों की जो इनकम थी, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो पिछले सालों में इसको ले जाऊं, क्योंकि मुझे टैक्स बढ़ रहा है। तो मैंने कहा, अब मैं ऊपर लिखा है रिवाइज कैलकुलेशन, यानी अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं अपने पिछले सालों का टैक्स पिछले सालों में जाके जमा करवाऊंगा। तो अब मैंने वहां से माइनस कर दी, ये आ गई, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट, 32 लाख। ठीक हो गया, ये आ गई। ठीक है। अब देखें ना, 15 लाख से कहाँ टैक्स चला गया मेरा 2009 का? 550 पे चला गया। 48 लाख किस स्लैब में फॉल कर रहा है? अगली में, 7 लाख में। ठीक है ना, तो जमा 7 लाख प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 1। 941। ठीक है, ये हो गई। और 55 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? ये भी यहीं फॉल कर रहा है। 45 लाख भी यहीं फॉल कर रहा है। तो ये हमारी रिवाइज टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह तो इंशाल्लाह एक नंबर भी नहीं काटेगा वो। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि उसको बता दिया कि भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो ये वाली है कि तुम क्या करो, क्या करो, कि ये जो पिछली अमाउंट है ये वाली, इसका इसी साल टैक्स दे दो और पिछली रिटर्न रिवाइज ना करो। मजीद अगर आप करना चाहें तो ओरिजिनल टैक्स लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। बहुत ही आपको, आप वेले बैठे हुए पेपर में, तो फिर आप ये भी काम कर सकते हैं। ओरिजिनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी इसकी? 15,75,000। इसकी कितनी थी? 9,45,000। और बाकी की क्या थी? 6,10,000। 430। तो रिवाइज टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई? ये ओरिजिनल टैक्स लाइबिलिटी उसकी बन रही थी, और रिवाइज टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई? कम हो गई है। तो कितना फायदा हुआ? ओरिजिनल माइनस 35,000 रुपये का आपको ये काम करने से फायदा हो सकता है। तो ये आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि साहब, अगर आप अपनी इनकम, हर साल की इनकम अपने अपने साल में लेकर जाएंगे, तो आपको 35,000 का फायदा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। आप लेट आए, कोई बात नहीं। आप इंशाल्लाह ताला, इसका वो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से, ठीक हो गया जी? क्लियर? यस सर। चले आगे। लें जनाब, ये हो गया हमारा सवाल। अब चलते हैं जी हम, क्वेश्चन है जी 4 नंबर का। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव बेनिफिट रिसीव्ड बाय साजिद। इसने क्या कहा है? ये है सांप का मुंह।
डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करना है। सही है। डिस्कस किसे कहते हैं? आप बताते जाएंगे, स्टेटमेंट देते जाएंगे। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन केमिकल्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2000। अगर कुछ ना बताया जाए तो हम नॉर्मल टैक्स ईयर लेंगे, तो ये टैक्स ईयर कौन सा बन जाएगा? X20X9। सही है। डेट्स, हर जितना अच्छा स्टूडेंट सवाल को तसल्ली से देखता है ना, उतना ही वो बच्चा सीए में कामयाब हो जाएगा। जितना आप सरफेस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, आप हर सवाल में इंशाल्लाह कंफ्यूज ही होंगे। ये मैं आपको पहले बता दूं तसल्ली के साथ। यार क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? होटल होटल का लफ्ज आया, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हॉस्पिटल का लफ्ज, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? मैंने कहाँ पढ़ा है? सिटीजन का लफ्ज आया, यार ये कहाँ पढ़ा है? रेजिडेंट का लफ्ज आया, इसका क्या इम्पैक्ट है? फिर आपके दिमाग के जो है ना वो दरीचे खुलेंगे या चूल्हे हिल जाएंगे। जी। इन फाइनल सेटलमेंट, लीव इन कैशमेंट क्या बताएंगे? बस बताएंगे लीव इन कैशमेंट इज टोटली टैक्सेबल। क्यों नहीं बताना? 40 लाख फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, 50% ऑफ दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द साजिद। क्या बताएंगे इसका? बताएं। 40 लाख रुपए मिला है उसे अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड से। चले मुझे आप ऐसे रूल बता दें कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मुझे जो पैसे मिलते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? गलत था। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट ये होता है। बताएं, क्या कोई और बताए? हिम्मत करे जरा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट भी होगा, इसमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं। इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं। तो आप इसका जवाब ये लिखेंगे कि 20 लाख रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दैट इज 2 million इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, दैट्स इट। ये जवाब है इसका। क्योंकि साजिद के जो पैसे हैं वो तो मेरे पैसे हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ना पैसे डालते हुए या ना निकालते हुए। समझ आ रही है? उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। समझ आ रही है? ओके। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, क्या पड़ा अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी का? बस 75,000 इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम दिस अमाउंट। 75,000 रुपये इसमें एग्जाम्प्ट होगा। ये आपने बताना। एज 50% ऑफ दिस इज हायर, या रूल लिख सकते हैं, एज द अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी इज एग्जाम्प्ट मैक्सिमम 75,000 और 50% ऑफ दिस। सो 75,000 इज एग्जाम्प्ट एंड 2 यानी 24,25,000 रुपया जो है वो सैलरी में टैक्स होगा। समझ आ रही? इससे आपको पता चला कि किसी शख्स को एक से ज्यादा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। ही ऑल्सो acquired द व्हीकल, अक्वायर्ड द व्हीकल। व्हीकल का क्या ट्रीटमेंट पड़ा आपने? अगर कोई एसेट किसी इंप्लॉय को दिया जाए तो क्या सोचेंगे? गलत 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 गलत, डायरेक्शन गलत है। आधी क्लास इस तरफ चल पड़ी, आधी इस तरफ को चल पड़ी है। पहले देखा जाएगा जो एसेट मिला है यूज के लिए मिला है या यूज के लिए मिला है। पहली बात है यूज के लिए या दे दिया गया है। अगर एसेट दे दिया गया है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड होगी। बात खत्म। वो शेयर्स हो, वो गाड़ी हो, वो घर हो, कुछ भी हो, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। हाँ, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पेमेंट की है तो माइनस कर दे। ये बेसिक रूल ये ध्यान में रखना है। हाँ, अगर एसेट यूज के लिए दिया गया है, फिर आप सोचेंगे गाड़ी है तो फिर सोचेंगे 5 या 10% या उसका रेंट। घर है तो 45% की तरफ जाएंगे। या बाकी कोई एसेट है तो उसकी डिप्रिसिएशन सोचेंगे। एयर कंडीशनर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई और चीज हो गई। तो 3 चीजें आपने सोचनी है अगर यूज के लिए एसेट हो। या तो गाड़ी है तो 5 और 10%, घर है तो 45%। और अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एसेट है तो देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर ने इसकी अपनी किताबों में डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है टैक्स के मुताबिक, वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाएगी। अगर आधा है तो आधी कर दें जी। छोटे शहरों को कहते हैं।
हाँ वहाँ 30%, मसलन शेखुपुरा हो गया, उसको ये अपनी किताबों में स्मॉल सिटीज बोलते हैं। मुफस्सल जो है, तफसील जो बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, लाहौर के अंदर 45%, इस्लामाबाद कराची मेन सिटीज के अंदर इनको बिग सिटीज कहते हैं। मुफस्सल एरिया स्मॉल सिटीज को कहते हैं, उनके अंदर 30% का रेट मौजूद है। अकोमोडेशन बहुत अच्छी नहीं होती, किराए कम होते हैं। आप यहाँ जो फ्लैट लेंगे, छोटे सा फ्लैट आपको मिल जाएगा ₹1,00,000 के रेंट के ऊपर, वहां जाके ₹20,000 में मिल जाएगा। तो वहां ज्यादती है कि 45% का रूल अप्लाई किया जाए। ये है। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड टू हिम बाय SEL एट अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। कहता उसको गाड़ी दे देगी एट अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। असल में उसने बजाय ये कहता उसकी परचेज प्राइस, उसने उसकी एक दूसरे तरीके से वाइज प्राइस बता दी। वैल्यू ऑफ 5 लाख, द मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल वाज 20 लाख। 20 लाख की गाड़ी कितने में दे दी गई? यहां वो लिख सकता था वाज गिवन एट 5 लाख, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, जो किताबों में लिखी हुई थी 5 लाख उतने की उसको दे दी गई। तो ये क्या उसकी परचेज प्राइस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 20 लाख रुपया जो है ये इसकी सैलरी है, क्या है? ये सैलरी है। मैं पूछूंगा कुछ उसने पेमेंट की है, तो आप कहेंगे यस, उसने पेमेंट की है 5 लाख की। तो बेनिफिट कितना बना? 15 लाख। तो इसका आप एग्जाम में लिखेंगे ₹1.5 million इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिड्यूस्ड बाय द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय। तो इंशाल्लाह ताला आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इसके। कैलकुलेशन ही उसने मांगी, तो कर भी देगा तो नहीं है, लेकिन जिसने डिस्कस नहीं किया इसको कैलकुलेट करके आ गया, तो उसके चांसेस है कि एग्जामिनर उसका नंबर काटेगा। हालांकि उसका जवाब बिल्कुल ठीक था। क्यों? क्यों? उसने डिस्कस नहीं किया। कैलकुलेट, अगर वो कह रहा है कैलकुलेट करो तो फिर कैलकुलेट करना था। तो इसलिए प्रोफेशन के अंदर जो सवाल होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, उसने मांगा क्या है। 4 नंबर का सवाल है जी, मार्च 2018 के अंदर आया हुआ है ये। हसरत हैज बीन वर्किंग एज डायरेक्टर HR। क्या डायरेक्टर इंप्लॉय होता है कंपनी का या नहीं? होता है, एम्प्लॉयमेंट में पड़ा हुआ है। आ गया ना? इन शाकिर लिमिटेड फॉर मेनी years ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही रिसीव्ड बेसिक सैलरी ऑफ 6 million। 60 लाख रुपए उसको सैलरी मिली है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट नीचे लिखी है, अंडर द प्रोविजन दिस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द हेड, उसने मांगी है। यहाँ कंप्यूटेशन मांगी, आपको कंप्यूट करना है। SL also contributed 50,000 per month towards a recognized provident fund and equal amount was contributed by Hasrat. Interest income this at the rate of 20% of the cumulated balance of the fund was। दो ही अमाउंट मेरा बेटा इसमें गिवन है, ये तो आसान थी। नीचे क्या है? प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट गिवन है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 16, मेरे साथ करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 16 KP का, और अटेम्प्ट कौन सी है? मार्च 2018 की, ठीक है। मार्च 2018 की अटेम्प्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या नाम है उसका साहब का? हसरत। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। टैक्स ईयर कौन सा है? 2000X8, सही है। सबसे पहले आ गया जी बेसिक सैलरी 6 million। अच्छा, जब मैं आप जैसा होता था तो मैं कोई अफलातून नहीं होता था कि मैं मेरे से भी गलतियां होती थी, मैं भी रुकता था, सोचता था। मैं भी सोचता था, क्योंकि मेरी मेरी रूटीन बन चुकी है, ये इतने सारे सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसलिए कैलकुलेशन सही कर रहा होता। मैं भी आपकी जगह होता, मैंने गलतियां करनी थी। आगे प्रोविडेंट फंड के लिए क्या मैंने कहा? रुके जरा, रुको जरा, क्या बताया है? पहला लफ्ज क्या लिखना है? प्रोविडेंट फंड लिख लिया, लिख लें, जो कहा लिखें, दो नुक्ते लगाएं, एक और दो। फिर नीचे क्या लिखना है आपने?
आगे क्या लिखना है? दो नुक्ते लगाने के बाद क्या लिखना है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिख लिया। इसके ऊपर भी दो नुक्ते लगाए। अब देखें, मुझे एग्जाम में कितनी चीजें चाहिए। नंबर वन देखिएगा, मैं इसको करने लगा हूं कलर। मुझे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन चाहिए था, मुझे इंटरेस्ट क्रेडिटेड चाहिए था, और एक यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फिगर चाहिए। तीन फिगरें मुझे पेपर में से चाहिए थी। पहले तो वो लिखें आपको गिवन क्या है। आए जरा दोबारा। देखें इसमें क्या चीज गिवन थी, जो मिलती है फिगर ढूंढे। क्या इन इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन है? ये किसका है? एम्प्लॉयर का। ये हमें हसरत की ये वैल्यू नहीं चाहिए थी। आपको याद है एक सवाल में उसने एम्प्लॉय का बताया हुआ है, एम्प्लॉयर का नहीं बताया। इक्वल अमाउंट, तो यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयर का बता दिया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे इंटू 12, 6 लाख हो गया। सही है कि नहीं? यहाँ अपने पेपर में ये बात लिखनी जरूर है, 50,000 इंटू 12। क्यों लिखनी है? क्योंकि ये 6 लाख की फिगर यहाँ कहीं गिवन नहीं है। तो एग्जामिनर हमेशा चेक करता है कि ये 6 लाख कहाँ से आया। कुक करने का प्रोसीजर बताना है। जो चीज रॉ यूज हो रही है उसकी तो जरूरत नहीं है। जैसे इसमें इंटरेस्ट गिवन है ना, 33,39,000 ये वाली वैल्यू, तो वो मैं एज इट इज लिखूंगा 3391। ये मैंने इसकी वर्किंग क्यों नहीं शो करनी, क्योंकि ये तो गिवन है पेपर में। ये आप तंग तो नहीं पड़ जाते? मैं बहुत निटी ग्रिटी में चला जाता हूँ, छोटी छोटी चीजें बता रहा होता हूँ, क्योंकि ये जरूरी। अब बड़े छोटे नन्हे मुन्ने हैं ना अभी, तो आपको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, हल्का 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 हल्का, फिर आपको समझ आती है। सही हो गया, दो अमाउंट्स आ गए। अब इसका पेट भरे। यहां लिखे 1.5 लाख रुपया। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ क्या लिखना है? बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? 6 मिलियन। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेशक यहाँ वो लिख दें अमाउंट पूरी, है ऐसे भी लिख सकते हैं। वो कितनी अमाउंट आ गई? हाँ जी, 600,000, 6 लाख। विच एवर इज लोअर, कितनी आ गई? 1.5 लाख। माइनस हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? 1.5 लाख लॉ में लिखा हुआ। 6 लाख है ना ये वाली अमाउंट, ये देखें। तो 6 लाख दोनों में से कम कौन सी है? तो 1.5 लाख लेके माइनस कर दें, एग्जाम्प्ट है। यहाँ देखिएगा इंटरेस्ट का रूल क्या है, 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। क्या यहाँ पर सवाल के अंदर एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहीं गिवन है? देखें नहीं है ना, लेकिन उसने इसकी परसेंटेज बता दी मुझे। अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन हो और इंटरेस्ट की परसेंटेज हो, तो आप उस परसेंटेज को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर आपको ये इंटरेस्ट गिवन हो और उसकी परसेंटेज गिवन हो, तो आप इसको डिवाइड कर दें, तो आप ये दोनों फिगर आपस में कनेक्टेड होती है। समझ आ गई? ये बताए ना। यस सर। तो कब्रिस्तान में बैठा हूँ, बताए समझ आइए। यस सर। तो मुझे उसने ये फिगर कैलकुलेट करवाई। अब ये फिगर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं लिखूंगा 3391 डिवाइडेड बाय 20%, ये मैं करूंगा। कितना जवाब आया बताइएगा? 169 55। इतना बड़ा नहीं हो सकती बेटा फिगर। सर इसको 16 मिलियन तो नहीं। हाँ जी, 16% से मल्टीप्लाई किए कितना आ रहा है? 542
560। और वही क्या हुई कि इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं आ, ये आ गई। और दूसरा क्या है, 1/3 ऑफ द बेसिक। तो सर ये ये मुझे वैल्यू नहीं आ रही। आप रुकें जरा, सब्र करें, मैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया यस सर, और था ये और उसका 0.16 आ गया, 27,12,000। ये आखिर मुझे खुद ही काम करना पड़ा, नफटू ना हो उनके। और बेटा पहले पहले एक्यूमुलेटेड बैलेंस लेंगे ना, ये तो इंटरेस्ट का आप 16 ले लेंगे। देखें, आप अगर गलती आज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी एग्जाम में गलती खत्म हो रही है। अगर आज गलती नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में करेंगे। 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी कितना हो गया? हाँ जी, 2 मिलियन। तो लोअर कौन सी अमाउंट है, हायर कौन सी है? ये वाली। तो आप करेंगे -2712। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं IAS पर आई कैप सोल्यूशन कर रहा हूँ। खालिद साहब इसको लोअर लेते हैं, लेकिन मैं दोनों को, इसको पहली को लोअर दूसरी को हायर ले रहा हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना। तो इसमें 6 लाख में से आप ये माइनस करें, 4.5 लाख। और इसमें आप ये आती जी बेटा अमाउंट, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। आप इसको डबल लाइन से क्लोज करें, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेबल इनकम ही मांगी है ना उसने, तो इंशाल्लाह इसमें 4 नंबर आपको मिल जाएंगे जी। ये वाली, ये वाली, इसको इसमें से माइनस करें, डिफरेंस ये माइनस ही होनी है ना। ये अमाउंट यानी असल में इसकी 1 और 2, इन दोनों का फैसला करना था कि क्या सैलरी में ऐड करें या ना करें। इसका लॉ ने बताया हुआ है कि 1.5 लाख या 10% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवरेज लोअर माइनस एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो 6 लाख में से 1.5 लाख एग्जाम्प्ट हुआ, तो 4.5 लाख रुपया सैलरी में आ गया। इसी तरह इसका रूल था 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन नहीं था सवाल में, जबकि इसकी परसेंटेज गिवन थी इस वैल्यू की। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो ये असल में आ गया। ये जो मैंने ना, मैं इसको पैरेंथेसिस में लिखता हूँ, ये जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ना, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस है इसका, ये उसका 16%। ये 16% कहाँ से आया? लॉ में लिखा हुआ है। और 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी है 60 लाख रुपया। आप बेसिक सैलरी पेपर में लिख दें या यहाँ पर आप जाके पूरा 60 लाख लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनमें से जो लोअर अमाउंट थी वो यहाँ से माइनस करके ये आ गई। सही है, क्यों जी? मैं एक काम करता हूँ, एक काम क्या करना है कि मैं आपको साथ साथ ग्रुप में शेयर भी करता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें मिलती रहे। स्टूडेंट बाद में ना वो क्लेम करें। आज वो लॉ की क्लास नहीं है तो तसल्ली के साथ बैठना है। नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ नहीं है। हाँ जी, हाँ उधर भी छुट्टी है, तो इसलिए तसल्ली के साथ बैठना है आपने। तो पहले मैं ये आपका क्वेश्चन जो था, इसको यहाँ लिखूं और मैं इसको कर दूं कॉपी। और वहां पर जाके मैं कर दूं पेस्ट। चैप्टर 2B, प्रैक्टिस ऑफ सैलरी, क्वेश्चन नंबर 21 था। नहीं, पहला जो था अब चला गया।
18 था, अब तो गया। ये हमारा था जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर 2B। सही है जी। हम स्क्रीन को ऑन करें, आपके जो ऑनलाइन लोग हैं उनको भी नजर आना शुरू हो जाए। इसको हम ये करें। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त हो रहा है ना ये। ले जी, हसरत साहब ने हमारी हसरत सारी, determine the amount deductible allowance that a resident can claim on account of education expenses if his taxable income for the year was this and he has paid। ये बाद में आएगा, एजुकेशन एक्सपेंसेस अभी हमने, हाँ सैलरी में मैंने आपको तो पढ़ाया ही नहीं अभी डिडक्टिबल अलाउंसेस। तो चैप्टर कैसे खत्म हो गया? हाँ जी, नहीं पहले फिर इसका मतलब पढ़ाने चाहिए। देखा ना, ये चीज मेरे से रह जानी थी, कितना आपने जुल्म करना था अभी। ये मेरे से रह जानी थी और आपने भी इसको छोड़ देना था। लें जी, दोबारा आते हैं चैप्टर 2A के ऊपर। रेट्स के ऊपर तो बात कर दी हमने। ये हेड ऑफ इनकम के ऊपर भी बात हो गई थी। टोटल इनकम में से जो चीजें माइनस होती हैं, ये अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दोबारा अपने टेम्पलेट के ऊपर। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सैलरी में से जो चीजें माइनस होती हैं उसमें एक ज़कात है और एक वर्कर वेलफेयर और एक चिल्ड्रन एजुकेशन फी है। मैंने चैप्टर का रेफरेंस यहाँ इसलिए गलती से लिख दिया, ये है चैप्टर 2A, और ये भी कहाँ है? चैप्टर 2A में। देखें ना, यहाँ मेरे से गलती हुई है, तो मैं इसलिए भूल गया कि ये चैप्टर में है। जो हमारा टेम्पलेट है ना, कि टोटल इनकम पढ़ा है ना आपने, दोबारा सुनाइएगा। टोटल इनकम स्टेप नंबर 1, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम में से क्या चीजें माइनस होंगी? डिडक्टिबल अलाउंसेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, डिडक्टिबल अलाउंसेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स। ठीक है, वो चाहत फतेह अली खान को अपने ने देखे हैं, टैक्स माइनस माइनस टैक्स एड टैक्स माइनस टैक्स क्रेडिट, टैक्स माइनस टैक्स क्रेडिट एड टैक्स माइनस टैक्स। ऐड कौन सा करना है? सेपरेट ब्लॉक का। और लेस कौन सा करना है? एडवांस टैक्स। ये तो ये जो ज़कात और चिल्ड्रन एजुकेशन है, ये आपके इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है। इसको हम जरा पहले भी पढ़ लें कि ये ज़कात क्या है। इस ज़कात के ऊपर आके ना आप इमोशनल बड़े हो जाते हैं। तसल्ली के साथ मेरी बात सुनेंगे ना तो आपको ये बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्या कहा मैंने? तसल्ली के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बात समझ आ जाएगी, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखें, पहले ज़कात के ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी तमहीद बांधूंगा कि एग्जाम के अंदर ज़कात का लफ्ज कैसे कैसे आया। ठीक है, द वर्ड ज़कात इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। नंबर 1, ज़कात डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। डायरेक्ट आपको बता दिया गया कि ज़कात इतनी डिडक्ट हुई है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। यस, अलाउड। आप माइनस करेंगे इसको। यस से क्या मुराद है कि अगर ऐसा लफ्ज लिखा होगा तो ये आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस ही करेंगे। सही हो गया। अगर लिखा हो ज़कात डिडक्टेड बाय द बैंक, तो फिर भी आप इसको अपने क्वेश्चन में माइनस करेंगे, ये सही है। ठीक है, अगर लिखा हो ज़कात डिडक्टेड ऑन डिविडेंड, तो आप फिर भी इसको माइनस करेंगे। अगर लिखा हो ज़कात डिडक्टेड
ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप फिर भी इसको डिडक्ट करेंगे। अगर लिखा हो ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, तो फिर आप इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आप इसको नहीं लेंगे, ये बात याद रखिए। यानी मैंने 5 बातें क्यों लिखी हैं? मैं एक ही बात करता, आपको अकल काम करती है ना, कि भाई हर सूरत में ज़कात लेनी है, मां स्वाय रिलेटिव को पे करें। किसी बंदे को रास्ता समझाना हो, कोई 5 रास्ते हैं, तो आप उसे कहें कि यार वो राइट साइड पे एक रास्ता जाता है ना, हाँ उधर नहीं जाना। कहेगा अच्छा। उससे अगला रास्ता इधर को जा रहा है, कहता हाँ उधर भी नहीं जाना। फिर वो कहता बिल्कुल एक सामने रास्ता है, हाँ हाँ उधर भी नहीं जाना। कहेगा ना यार या तो ये पागल है, ये है ही पागल। फिर आप कहते हैं एक इधर को रास्ता जा रहा है, कहता हाँ उधर भी नहीं जाना। वो जो पहला रास्ता तुम्हारे लेफ्ट आएगा ना, उधर को जाना है। कहेगा कि यार ये बात तुम सीधे तरीके से नहीं बता सकते। तो ये बात जहन में आती है ना कि भाई आपने ये इतनी बातें कहानियां जो सुनाई हैं, तो एक बात सुना दें। क्यों आप मुझे ये ऐसे चक्रों में डाला हुआ है? उसकी एक वजह है। क्योंकि ये जो 2 कैलकुलेशन है ना, ये एग्जामिनर आपसे करवाता है। क्या करता है? वो आपसे मुसीबत ये दोनों कैलकुलेशन करवाता है। इसको सीखना है अभी हमने, तसल्ली के साथ। सही है? कैसे? मैं आपको पहले मैं इसका एक मैकेनिज्म सिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये बाज का। ये लफ्ज पता है एग्जाम में कैसे गिवन होता है? ये ध्यान कीजिएगा, ऐसे गिवन होता है, डिविडेंड रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। ठीक है, वो बताता है ₹10,000, ऐसे वो लफ्ज लिखता है। ठीक है, और इसी तरह बाज़ औक़ात वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये लफ्ज लिखता है, प्रॉफिट इज रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात ऑफ दिस। ये लफ्ज वो एग्जाम में यूज करता है। आप कहेंगे सर ज़कात तो इसमें गिवन है, ज़कात तो इसमें लफ्ज गिवन है, इसकी कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़नी? हाँ बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी। लेकिन यहां पर जो 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, वो है डिविडेंड और प्रॉफिट। क्योंकि ये मेरी इनकम है, इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ती है, ये याद रखना है आपने। मैं अभी आपको क्या सिखाने लगा हूँ? ज़कात की कैलकुलेशन नहीं सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा हूँ? कि डिविडेंड और प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके अकाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। समझ आ रही है? मैं किसकी कैलकुलेशन सिखाने लगा हूँ? सही है? समझ आ गई? चले। उस पे वो नहीं, उसका स्वाब मिलेगा इंशाल्लाह आपको। टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। हाँ जी, मैंने वही इसीलिए मैंने बेटा शुरू में कहा कि उसका स्वाब मिलेगा आपको। सही है? उसका स्वाब मिलेगा, उसका टैक्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा। टैक्स का इस्लाम के साथ, प्रोरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप चर्च बेचते हैं और टैक्स दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये वाइट मनी है। सही है? आप कुरान पाक बेचते हैं और टैक्स नहीं दे रहे, उनके लिए ये ब्लैक मनी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बाद में मुझे कर लीजिएगा, तो 11 बजे के करीब कॉल करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए, टैक्स और डिविडेंड दोनों का रेट 15% है, जेन में रखिएगा। फिलहाल आपको झटके तरीके से बता रहा हूँ। टैक्स रेट क्या है? 15%। एक शख्स को डिविडेंड मिला 1 लाख रुपया, छोटी रकम ले लेते हैं। सही है? वो जो टैक्स दिया जाता, काटा जाता है ना, वो इस अमाउंट पे पहले टैक्स काटा जाएगा, तो वो करेंगे लेस टैक्स एट द रेट ऑफ
15%। तसल्ली से मेरी बात सुनिए आप। तो माइनस इंटू 0.15, तो मेरी आफ्टर टैक्स अमाउंट कितनी आ गई? 85,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन। फिर इसमें से ज़कात काटी जाती है। अच्छा, ज़कात का रेट होता है वो जो आपके शेयर्स पड़े हुए हैं उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है। ये आपसे एग्जामिनर इसकी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। फर्ज करें कि आपकी जो ज़कात है वो जो बनती है वो है, मिसाल के तौर के ऊपर, 10,000 रुपये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 75,000। असल में एग्जामिनर में आपको बताया जाएगा अ डिविडेंड ऑफ, मैं अब अंग्रेजी लिखने लगा हूँ, अ डिविडेंड रुपीज 75,000 was received net of टैक्स, या तो रेट बता देगा एट द रेट ऑफ 15%, एंड जक़ात रुपीज 10,000 ये बता देगा। मुझे इसमें से एक चीज, मुझे इसमें से तीन चीजें मेरे पेपर में मुझे चाहिए थी। तीन चीजें मुझे चाहिए थी। नंबर वन, इनकम, ये वाली मुझे अमाउंट चाहिए थी। नंबर टू, मुझे ये टैक्स चाहिए था क्योंकि ये मेरा एडवांस टैक्स है। ठीक है, ये वाला। और तीसरा, मुझे इस सवाल में से ज़कात चाहिए थी। ये तीन फिगर मुझे इस लाइन में से निकालनी थी। ये जो 75,000 है, ये इसमें से चीजें माइनस हुई हुई हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। इसमें सिर्फ एक वैल्यू नॉन थी, और मैंने कहाँ तक पहुंचना था? यहां तक पहुंचना था। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये 75 है ना, अगर मैं इसे पिछले स्टेप पे जाना चाहूं तो क्या करूं? जो नेट डिविडेंड है उसमें मैं ऐड कर दूं ज़कात 10,000। तो मैं किस पे चला गया? पिछले स्टेप पे 85,000 पे आ गया। 85,000 कितने परसेंट है? 85%। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 0.85 पे तो मैं उस पे भी आ गया। समझ आ गई? तो मेरी असल में मुझे इस वैल्यू तक पहुंचना था, ग्रॉस वैल्यू पे, ये मेरी इनकम थी। तो इसका एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि जो डिविडेंड है, नेट डिविडेंड, हर डिविडेंड नहीं, नेट डिविडेंड प्लस जक़ात ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, हमारा हो जाएगा 0.85। तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस डिविडेंड। ये फॉर्मूला समझ आई? मैंने आपको समझा भी दिया और फॉर्मूला लिख भी दिया कि अगर नेट डिविडेंड हो, नेट ऑफ जक़ात गिवन हो, नेट ऑफ टैक्स गिवन हो, तो क्या करेंगे आप? डिविडेंड में ज़कात पहले ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.85 के ऊपर। समझ आ गई? चल, ये मैं आपको इसके ऊपर एक हेडिंग लिख देता हूं, क्योंकि आपने चैप्टर 9 में जाके फिर मेरा सर खाना है इसके ऊपर, सर ये कैसे हुआ, इसलिए मैं पोस्ट कर दूं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस डिविडेंड इनकम एंड टैक्स फ्रॉम द नेट डिविडेंड। नहीं जी, इसको जरा सेव करके प्लीज रख लीजिएगा आप अपने पास, जहां भी आपने सेव करना है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही हो गया? याद रहेगा आपको कि नहीं? नहीं जी, अब मैं चलता हूं कि अगर यही फिगर सारी प्रॉफिट होती तो क्या होता। मैं इसको, आप ऐसे इसको कॉपी करें और ऐसे अपनी कॉपी में पेस्ट कर दें। इसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट।
यहां आपको समझे कि इसी तरह अगर प्रॉफिट गिवन है तो वो पहले यहां उलट होता है, फ्लिप होता है। यहां पर वो पहले क्या करते हैं, ज़कात माइनस करते हैं। पहले ज़कात माइनस किया जाता है, -10,000। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं। जो आंसर आएगा इसमें से वो लेस करते हैं टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स होगा 90,000 इंटू 0.15। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। समझ आई? अब पेपर में क्या लिखा होगा, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹76,500 रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स दिस एंड ज़कात ऑफ दिस, ये लफ्ज लिखा होगा। अब देखिए, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अब अगर मैं इस अमाउंट तक पहुंचना चाहता हूं, ये अब ये वाली अमाउंट कितने परसेंट है, ये अब ये परसेंटेज है, ये कितने परसेंट है, 80, क्योंकि 85% है ना। Yes, sir. ये वाली अमाउंट बेटा, इसमें से 15% माइनस कर दिया ना, तो ये क्या बची, बाकी 85%। अब मैं इसको पहले ग्रॉस करता हूं, मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 0.85। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 0.85, 90,000 हो गया। और अब इसके अंदर मैं ज़कात को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखिएगा। अब आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर ज़कात बाहर आ जाएगी। यहां क्या आ गया, प्रॉफिट, ज़कात क्या आ गई बाहर। ज़कात क्यों बाहर आई, क्योंकि सूद पड़ा हुआ है। तो ज़कात और सूद तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। डिविडेंड था तो ज़कात उसके साथ थी, क्योंकि डिविडेंड भी हलाल है और ज़कात भी, तो उसके साथ जुड़ गई। फिर 0.85 किया, जैसे ही सूद आया ज़कात किधर निकल गई, बाहर। अब आप करेंगे, पहले ये करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे डिविडेंड, तो आपका ग्रॉस इनकम आ जाएगी। ये आपकी 1 लाख रुपया आप यहां निकलेंगे। तीन अमाउंट यहां से भी निकलेंगी, इनकम की अमाउंट, सेपरेट ब्लॉक की अमाउंट और ज़कात। तीन प्लेसमेंट आप करेंगे, कहाँ करेंगे बताता हूं दोबारा। जो ज़कात आएगी वो आप यहां लिखेंगे, जो इनकम आएगी वो आपने पहले यहां लिखनी है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और यहां से माइनस कर देनी है। उसका फिर आपने टैक्स यहां जाके ऐड करना है, और एडवांस टैक्स यहां से माइनस होगा। दोबारा, इनकम को इनकम की जगह पे लिखना है, ज़कात को ज़कात की जगह पे लिखना है, सही है। और टैक्स को टैक्स की जगह। एडवांस टैक्स कहाँ होता है, बिल्कुल एंड पे। तो ये जो एडवांस टैक्स आपको यहाँ ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये अपनी जगह पर चले जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ से बेटा जो मैंने चीज़ बताई है ना, आपने इस ये लाइन लिखी हो तो इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 इसमें से ज़कात, नंबर 3 उसका एडवांस टैक्स। असल में ये चीज़ 3 चीज़ें ढूंढनी है आपने इस लाइन में से। ज़कात तो गिवन थी 10,000, सही है। डिविडेंड आपने ग्रॉस लेना था, वो आ गया आपके पास 1 लाख रुपया, ठीक है। और टैक्स वो कितना था इसमें, 15,000। ये 3 चीजें आपने ढूंढनी थी। इसी तरह आपने ये 3 चीजें यहाँ ऐसी अगर ये वाली सिचुएशन हो तो यहाँ से आपने क्या ढूंढना होता है, प्रॉफिट, जक़ात, और यहाँ एडवांस टैक्स कितना था, ये ये 3 फिगर्स आपने ढूंढ के अपने सवाल में फीड करनी है। पहले ये बात समझ आई, मैंने जो बात समझाई पहले इसको फोकस करें। 3 फिगर आपने, अगर आपको ये लाइन लिखी हो तो आपने एग्जाम में ये फार्मूला लिखना है कि इस 75,000 के अंदर ज़कात ये ऐड करनी है और उसको 0.85 पे डिवाइड करना है, तो आप इस फिगर तक आ जाएंगी, तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। ये फिगर तो गिवन है, राइट, ये फिगर भी निकल आएगी। लेकिन अगर आपको यही लाइन प्रॉफिट में गिवन हो तो उसमें ज़कात नहीं ऐड करनी, क्योंकि सूद में ज़कात नहीं ऐड करनी ना, एक हलाल है एक हराम है। जरा शरीयत को ले ना, डिविडेंड में इसलिए ज़कात ऐड की थी, क्यों, हलाल था, दोनों हलाल चीजें मिल गई। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, हराम, तो ज़कात पीछे हो गई। उसने कहा पहले तुम काम कर लो अपना, तो इसलिए पहले क्या किया, इसमें 0.85 किया, ये जो हमारी अमाउंट थी इसको 0.85 किया डिविडेंड। बस फार्मूले में डिविडेंड इधर होना है या उधर होना है, बस इतना है फार्मूला। आपने एक यही वाला याद रखना है, तो आपकी इनकम निकल आएगी। ये घर जाके कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको अभी कर देता हूँ, इसको तसल्ली के साथ कीजिएगा, ठीक है। ये हो गई। अगर हम कोई घर खरीदते हैं और उस पे उसके मालिक ने एडवांस टैक्स दिया हुआ है तो क्या वो हमारे देगा? वो उसका है, मेरा तो नहीं है, उसने दिया हुआ है। अगर घर खरीदते हैं तो उसने टैक्स दिया हुआ है। तो हमारे लिए घर नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी तो मैं कैपिटल गेन पे आया ही नहीं है। अभी तो हम सैलरी सैलरी खेल रहे हैं ना कि नौकरी कर लेना, पैसा आएगा फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तो पहले कमाना है, अभी कमाई करनी है, फिर कमाई करके घर खरीदना है, उसको फिर किराए पे चढ़ाना है, फिर घर को बेचना है। तो पहले किराए, फिर पहले सैलरी की बात करेंगे, तनख्वाह, फिर उसको किराया, फिर उस घर को बेचेंगे, फिर बात होगी, ठीक है, ये स्टेप्स होंगे। फिर कारोबार करेंगे। घर बेच के हाँ जी, हाँ घर बेच के, अपना नहीं घर बेच देना। समझ आ गई ज़कात की, नहीं जी मुकम्मल हो गया। अब आगे जी एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये आसान है। एजुकेशन एक्सपेंसेस, कहा जाता है बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं बच्चे ज्यादा अच्छे, सही है। कहते हैं जी एक इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू डिडक्टिबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड, ट्यूशन फी के ऊपर मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्कूल वाले सिर्फ ट्यूशन फी पे नहीं रहते, एसी चार्जेस के नाम पे पैसे लेते हैं, कॉपियों के पैसे लेते हैं, वैन वाले के पैसे होते हैं, राइट। अब तो फीडर भी सुना बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, दूध बेचना शुरू कर दिया, कैंटीन वाले पैसे लेते हैं। उसके बाद वो ट्रिप करवाते हैं बच्चों का, फिर जो आ रहा है उसकी वेलकम पार्टी, जो जा रहा है उसकी फेयरवेल, और उसमें खाबे किसके चलते हैं, हेडमास्टर के, टीचरों के, और पैसा भी बचता है उसमें से। यानी माल भी खाओ बच्चों का। अजी 1,000 1,000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपया दे दें, वो किस चीज का, कि जी आपकी वेलकम पार्टी करनी है, सही है। वो जो ऑलरेडी वहां पर बच्चे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं जी, आप भी 1,000 रुपया दे दें, वो क्यों जी, वो नए आए हैं, नहीं नहीं अभी तो ये जा ही नहीं रहे, वो जो नए स्टूडेंट आए हैं उनकी वेलकम करनी है, सही है। तो दोनों से पैसे लिए, दोनों को बुलाया, खाबे खाए, पैसे भी बचा लिए। फिर उसके बाद ये जब ये आगे अगले साल गए तो अगले साल इनसे फिर पैसे लिए, वो किस चीज के, अब आपके जूनियर आ रहे हैं उनकी वेलकम करनी है,
दे दिए जी पैसे। फिर 6 महीने बाद आ गया, वो जी आपके जो सीनियर हैं वो जा रहे हैं, उनकी क्या करते हैं, फेयरवेल करनी है। तो इन्हीं चक्रों में फिर कॉपी आपने हमारी जिसके ऊपर नाम लिखा होगा वो लेनी है, पानी आपने हमारा पीना है। तो जैसे बड़ा जोक है ना, वो कहते हैं पैम्पर्स भी हमसे ही लेंगे आप, कपड़े भी जो है ना वो लेंगे, बस सिर्फ ये है कि बच्चा आपका होना चाहिए, उसमें सांस चलती हो, बस। माल आपका होगा, बच्चा आपका होगा। और जुल्म जो है ना वो पता क्या है, कि हमने वो वलैती औरतों को देख के उस तरह से हमने बनने की कोशिश की। वो जॉब करती हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं बोर्डिंग हाउस में, और वो खुद चली जाती हैं। हम घर में बैठी हुई बच्चों को वहां फेंक देते हैं। 5 साल तक के बच्चे का प्रॉपर हक था कि उसको माँ समझाती, उसकी तरबियत करती, उसका सॉफ्टवेयर बनाती। अब सॉफ्टवेयर उन बच्चों का कौन बना रहा है, वो आया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो बच्चा जब दूसरी दफा पेशाब कर दे ना, वो ठंडा पानी डालती है उसके अज़ाए मखसूसा के ऊपर, उसको सिखाती है कि अब दोबारा नहीं करना। माँ नहीं है ना। और 2 थप्पड़ भी लगाती है उसकी तशरीफ के ऊपर, बार बार तुम्हें पोटियां ही आई जा रही हैं। बच्चा तो बताता नहीं है, उसको पता है कि मैं, मेरी माँ सुबह यहाँ फेंक के लाजमी जाएगी, मैं जितना मर्जी रहूँ। बेचारा मजबूर होता है। इसलिए आजकल हमारी माओ की इज्जत जो है वो कम हो गई है। उसको पता था कि ये सोई रहती थी, मोबाइल पे रात को लेट सोती थी, सुबह उठती थी, मुझे यहाँ फेंक देती थी। वहां किसी किस्म की तरबियत नहीं हो रही, मैं आपको पहले बता दूं। आप उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और वो बाहर का जो मॉडल है वहां पढ़ाते नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वहां सिर्फ बच्चे की निगहदाश्त करते हैं और केयर करते हैं। और बच्चे से पूछते हैं, इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया, इसने तुम्हें कहा तो नहीं है। उसकी केयर होती है। तो हमने डे केयर में अपने बच्चों को प्रेप, क्या क्या नाम है मुझे तो इनका भी नहीं पता, मैंने तो पढ़ा नहीं हुआ। प्री केजी, प्री प्री केजी है, प्री केजी भी है। तो प्री लीटर में भी डाल दें, अगर केजी है तो प्री लीटर में डाल दें, सेंटीमीटर में डाल दें उसको। मुख्तलिफ घोंसले ढकोसले बनाए हुए हैं पैसे कमाने के। मेरी बेटी 7वें साल 7वीं क्लास में डायरेक्ट गई है, पढ़ रही है, ठीक। ना केजी, ना प्रेप, ना श्रेप, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 7वीं क्लास में गई है। जिंदगी में उसने पढ़ना ही 7वीं क्लास में किया। सही है। अभी तक 2 आंखें मौजूद हैं, कान भी हैं, दिमाग भी ठीक है। ये हमने लूट मार, बहरहाल जज्बाती हो गया, लेकिन बहुत लूट रहे हैं। तबाही लगाई हुई है इन्होंने, सही किस्म की। 6 महीने बाद किताबें चेंज कर दी, कोर्स अपडेट हो गया, तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं उर्दू के पठो अपडेट हुआ, कोर्स अपडेट कर दिया तुमने। और किताब, हाँ, और किताब के अंदर हरामजादगी क्या है कि उसके अंदर लिखना होता है बच्चे ने, अब एक सफा वैसे है, एक सफे पे लिखना है, ताकि ये किताब कोई और भी ना इस्तेमाल कर सके। किताब कितने की है, 2,500 की, 3,000 रुपए की, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 300-400 रुपये, 500 रुपये नहीं होगी। आप सीए की किताबें देख लें, बच्चा चीखे मारता है 1,000 रुपया देते हुए, 1,000 रुपए की किताब है, इतनी मोटी है, कितनी मेहनत की गई। ये जुल्म है। फिर आप कहेंगे कि मैं अल्लाह की, हम नेक महबूब कौम है, हमने ऐसे जन्नत खड़ी है, बनी हुई है, उन्हें कहना कि आओ भाई तुम्हारे लिए जन्नत है, बाकी सब साइड पे हो जाओ। हम नहीं जाना क्योंकि हम कलमा गो हैं। और शाम कलंदरा मनाएंगे और उसके बाद जनाब नात ख्वानी होगी, और हम कहेंगे कि बस जी, इस रात हमने जो महफिल कर ली है, अब हम सीधा, ये तमाम मज़ाहब में है, ये तमाम मज़ाहब के अंदर है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, आप जुदाइज्म को ले, जिसको भी ले लें, सबके अंदर डिकोसले बने हुए हैं, फाइनेंस सेंटर बने हुए हैं। मुझे उठा लेना किसी ने, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, 1.5 लाख से ज्यादा। हाँ जी, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, काटने जो उन्होंने करना है। 15 लाख से इनकम कम होनी, यानी चार्टर्ड अकाउंट का तो कम से कम ये बच्चों की, उनके मुनासिब भी होने चाहिए बच्चे। 15 लाख से उसकी इनकम कम होनी चाहिए, फिर जाके उसको ट्यूशन फी का फायदा होगा। ये फायदा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसका तरीकेकार है कि ट्यूशन का 5% ले लें, टैक्सेबल इनकम का 25% ले लें, और जितने बच्चे हैं उनको 60,000 से मल्टीप्लाई कर लें। क्या कहा मैंने,
5, 25 और 60। ठीक है, ये आप इसका कोई फार्मूला सा बना सकते हैं इधर। 5t, ठीक है, 25 आप करने टी आए और 60 के लफज जो बनता बना लें। 5, 25, 60। आप कहें जी बच्चे कितने अच्छे हैं, जी 5, 25, 60। बच्चे कितने होने चाहिए? 5, 25 और 60। इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर लें। शर्त क्या है कि ऊपर 15 लाख से इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 15 लाख हो गई तो आपका ये। अच्छा, इसमें बच्चे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो 5 वालिदैन वालिद की तरफ चले जाए, 5 वालदा की तरफ चले जाए। लेकिन दोनों तरफ नहीं जा सकते क्योंकि सेक्शन 73 ये कहता है कोई भी एक्सपेंस 2 दफा माइनस नहीं हो सकता। तो किसी एक जगह आप डाल सकते हैं, उसको इधर डाल दें या उधर डाल। समझ आ रही है ना? यानी अगर देखें ना, वालिद की इनकम ज्यादा है, वालदा की कम है, तो सारे बच्चे वालदा की इनकम में उधर डाल दें ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। ये लॉ ने हमें कहा हुआ है। समझ आ गई कि नहीं? बच्चों के लिए क्या पढ़ना आपने? 5, 25, 60। ठीक है जी। तो आपको कोई कहे कि जनाब फला औरत के घर बेटा पैदा होने का जी 5, 25, 60, तो कहेंगे ये कहने कि बस मुझे पता है कि ये 5, 25, 60 का फार्मूला लगने वाला है। चलें अब आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर जो हमारा सेक्शन 2B था। कहता है जी डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस दैट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस इफ हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज 8 लाख एंड हैड पेड मंथली फी ऑफ 60,000 पर चाइल्ड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। अब देखें, मैं आसानी के साथ देखें, परेशान नहीं होना आपने। सबसे सवाल नंबर कौन सा है ये बताइएगा? 15, क्वेश्चन 15 KP, चैप्टर 2B। देखिएगा, टैक्सेबल इनकम कितनी है जी? 8 लाख। ठीक है, और कह रहा है जी उसकी टैक्सेबल इनकम है। वैसे इसको टैक्सेबल इनकम तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी चिल्ड्रन एजुकेशन फी माइनस होनी है, तो इसका असल में नाम होना चाहिए टोटल इनकम। देखें, ये एग्जामिनर से ही गलती हुई हुई है। ये क्या थी? टोटल इनकम। आप इसमें से करेंगे लेस चिल्ड्रन एजुकेशन। क्या लिखना है आपने? देखिएगा 5, 25 और 60, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। 5% किसका है? ट्यूशन फी का। ठीक है, हम लिखेंगे 5% इंटू 6,000 है, पर मंथ है, यस सर। पर मंथ है। यस सर। पर मंथ 3 चिल्ड्रन। हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 6, 21,600 और 25% उसकी टैक्सेबल इनकम का इंटू 0.25 और 60,000 ज़रबे 3 बचे हैं। समझ आ गई? ट्यूशन फी का 5%, टैक्सेबल इनकम का 25% या 60,000 रुपया इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर। तो क्या आ गई हमारी? सर 6 मल्टीप्लाई किया, 6 से नहीं करना, 3 से करना। इनको सर वो ट्यूशन फी वाला जो 5% आती है इसको दोबारा यस। ठीक है, थैंक यू। तो डिडक्टेबल अलाउंस कितना आ गया? 10,800। आपने चोरी चोरी लगता है जवाब देखा पीछे से, है ना? सर कंफर्म करने के लिए देखा, वैसे वैसे आंसर अच्छा, थैंक यू। अब समझ आ गई। तो ये जो होगी वो इसमें से माइनस होगी। कोई सवाल? ओके। टू बी। अच्छा, ये तो आप खुद करेंगे। आप ये मैं करवा चुका हूँ, मुझे याद पड़ता है। ये वाला मैं आपको करवा चुका हूँ, मुनीर वाला। ऑलरेडी गोल्डन हैंडशेक का वही आ रहा है, लीव इन कैशमेंट, गोल्डन हैंडशेक और मिस्टर मुनीर का ये था। इसमें आप पिछले 3 सालों का उसमें टैक्स लेंगे। ठीक है, ये आपने खुद करना है, कर चुके हैं, बस दोबारा कर लीजिएगा।
पानी बेटा सजा कर ले जी। क्वेश्चन नंबर 13 2009 का आ गया है। क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उसको समझना जरूर है कॉन्सेप्ट को, कि मुझे चीज का समझ आ रही है। सेल्स टैक्स का कल क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने देख लिया था कि उसमें क्या इश्यूज थे, क्या चीजें थी, कैसे मैं लेकर चला हूँ। हो जाएगा सेल्स टैक्स ओके। तब उसका एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट कर ले, बड़ा मुकम्मल तौर पर उसका एक टेस्ट कर ले। आप बता दें साल के हैप्पी न्यू ईयर पे कर ले हैं? पानी आप चौकस लेके आए, इससे ठंडा भी था कि इतना ही था? नहीं। फुल ठंडा पानी। आप जवान आदमी है ना, इसलिए आप कहते हैं सर ठंडा पिए जी। मुझे किसी ने एक दफा कह दिया ठंडे पानी से नहाया करो जवान बनो। मैंने नहा लिया, उसके बाद नहीं उसकी मैं उसको ढूंढता रहा, ये है किधर में। जी सेल्स टैक्स की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स का मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूरा एक पैकेज जो है उसको उसकी रिवीजन स्टार्ट करें। कहते हैं जी एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस अगले साल इंशाल्लाह ताला। टेस्ट कब होगा जी? अगले साल 2025 में इंशाल्लाह हम करेंगे। सही है। Yes. कहते हैं जी एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस मार्च 2000 सितंबर 2009 का सवाल है। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए फॉर टैक्स ईयर 8 और 9, 2 सालों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आपने। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए फॉर टैक्स ईयर 8 एंड 9, सपोर्ट योर कंप्यूटेशन विद अप्रोप्रिएट कमेंट्स। 10 नंबर का ये सवाल है जी, 2009 में आया है। तो पहले तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिफाइन करना है। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ मलेशियन बेस्ड कंपनी has been assigned to work in Karachi in his subsidiary company which is registered in Pakistan. टैक्स ईयर 8 के लिए द इनिशियल असाइनमेंट ऑफ 2 years commenced on 1 मार्च 2008। ठीक है। He visited Pakistan for the first time in his life. His remuneration will be paid in Malaysia, detail of which is as follows. उसने हमें नहीं बताया कि कब छोड़ के गया, तो हम ये समझेंगे कि वो अभी तक यहीं पर है, यानी 30 जून 2009 तक वो कहाँ है? यहाँ पर मौजूद है। तो पहली बात तो सीधी है कि 2008 में वो नॉन रेजिडेंट है और 2009 के अंदर वो रेजिडेंट है। तो हम इसका जवाब यही लिखेंगे। सवाल नंबर है जी 3, क्वेश्चन नंबर 13 केपी। अच्छा ये मैंने अभी किया कॉपी, ये नहीं किया। सर वो सॉल्वी फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजंस के लिए आया तो कोई शॉर्ट टर्म रीजन नहीं होगी। सर ये एक्सेल का लिंक शेयर करें। ये भी आपको मिल जाएगी, फाइल फाइल भी मिल जाएगी आपको। जैसे सेल टैक्स सर की और वैसे हाँ जी मिल जाएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपको। इनका ये सवाल ये है कि सर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं इसको गिनेंगे शर्त के साथ, लेकिन उसने नीचे पूछा जो आपने जवाब देना उसको सपोर्ट भी करना है कि आपने क्यों ऐसे किया। तो जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपको कोई एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। सही है। अगर आप कहें, क्योंकि इसमें नेशनल नहीं बताया गया कि वो नेशनल है पाकिस्तान का या नहीं है। ठीक है, ये नहीं उसे बताया जा रहा। वर्किंग कराची इन तो ये हमें अजम्पशन के साथ करना पड़ेगा। कहते हैं जी 2008 में, और ये 2008 में उसकी इनकम है, इसको मैं येलो कर देता हूँ, और 2009 की ये इनकम आ गई। 2008 में इसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो तो भाई एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि नॉन रेजिडेंट था। और 2009 की फॉरेन सोर्स इनकम का सब्जेक्ट टू दी स्पोर्ट हम बयान करेंगे। सही है। तो हम इसको क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13, तो हम इसमें लिखेंगे पहले इसका लिखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस।
टैक्स ईयर 2000x8, टैक्स ईयर 2000x। अच्छा, उसने क्या कहा है, एक्सप्लेन, तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसने क्या एक्सप्लेन करें, मिस्टर ए इज रेजिडेंट, इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स ईयर, ये कॉलम उड़ा दूं, एज ही डिड नॉट कंप्लीट 183 days। और सेम इसमें हम यही नीचे लिख देंगे कि मिस्टर ए इज अ रेजिडेंट पर्सन, हाँ, एज ही कंप्लीटेड, बस बात तक मुकम्मल होगी। ये पार्ट 1 हो गया, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका करेंगे बी पार्ट, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ आप हेडिंग दे लें 2000x8 की और 2000x9 की। यहाँ लिखें पाकिस्तान ऑन सोर्स, और यहाँ लिखें FOREN, फॉरेन सोर्स इनकम। इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो दोनों सालों की टैक्स होगी ना, 5750, 5750, एंड इसका है 17250, 17200। ठीक है, आप इसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट कर दें। अब यहाँ भी एग्जाम बेशक लिख दें, यहाँ भी एग्जाम लिख दें। ठीक है, और एग्जाम लिखने के बाद आप इसका बताएंगे टैक्सेबल इनकम, और इसकी भी टैक्सेबल इनकम बता दें। यहाँ आपको नोट देना है, यहाँ पे इट इज assumed that he is a national of Pakistan, so his as a returning expat, his foreign source income is exempt during for tax year 2000x9. His foreign source income for 2000x8 is exempt as he is a non-resident person। ये क्योंकि उसने कहा वजह, आपने जो भी कंप्यूट करना है ना उसकी वजह बता दे। तो मैंने कहा 2009 में तो मैंने इसको अज्यूम किया कि वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, और 2008 में वो था ही नॉन रेजिडेंट, तो इसलिए दोनों सालों की फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हाँ, आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, एज इज अ रेजिडेंट इन 2000x9 and I am not it is considered that he is not a returning expatriate। वो रिटर्निंग एक्सपेक्ट क्योंकि बताया नहीं गया ना नेशनल है या नहीं है, एक कंडीशन मिसिंग है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये इसका जवाब होना चाहिए। 2009 के अंदर मैंने उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम कर दी, वो रेजिडेंट था, अज्यूम करते हुए कि वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वो शख्स होता है जो पाकिस्तान का नेशनल हो और पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट हो। ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन तो उसने बता दी कि पिछले सालों में पाकिस्तान में था ही नहीं, दूसरी नहीं बताई कि वो नेशनल है या नहीं है। तो आप इसका अगर अज्यूम करें कि वो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, अगर है तो लिख दिया मैंने, यही तो मैंने इसी जम्पशन के साथ किया कि वो पाकिस्तान का नेशनल भी है और वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, तो फिर मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर वो ले लिया।
शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के क्या उसने कोई ऐसी इंडिकेशन बताई है कि 2-3 साल बाद चला जाएगा वापस? अगर वो ये बताना कि कौन सा सैलरी पाकिस्तान लाया है बस उससे कोई बताना। फर्क नहीं, ये लाने से ना लाने से कभी टैक्स में फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, शॉर्ट प्रेजेंट की जो वो हाँ, करवाता उसके है, लिए हाँ, तो उसके लिए अगर वो बता दे तो बिल्कुल फिर बिल्कुल शॉर्ट प्रेजेंट आप सही कह रहे हैं, हाँ वहाँ फर्क पड़ता है। वहाँ पर वहाँ पर तो इतना आपने अपने आप को औखा, बेटा देखें इतना औखा करने की जरूरत क्या है? बेटा पाकिस्तान, इनका सवाल ये है कि 8 की कैसे पाकिस्तान सोर्स इनकम आप रेजिडेंट है या नॉन है, वो तो टैक्स होनी ही होनी है, उससे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान, मैंने तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का ताल्लुक ही आपकी फॉरेन सोर्स इनकम के साथ है, पाकिस्तान के साथ तो है ही नहीं। आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्स होनी ही होनी, उसके ऊपर तो सोचना ही नहीं है। सर, हमने पढ़ा ना कि अगर कोई शख्स 4 साल फॉरेन रह के आते तो पाकिस्तान में उस साल की ये हर एक शख्स नहीं, एक नेशनल, यहाँ लफ्ज खा गए हैं ना आप, नेशनल नेशनल होना चाहिए। तो यहाँ बताया नहीं गया ना कि वो नेशनल है या नहीं है, इसलिए मुझे अजम्पशन, देखिए सवाल पेपर में या तो ओपन एंडेड होगा, सारी कंडीशन बता दी जाएंगी तो आप लॉक हो गए। अब आप ओपन एंडेड नहीं है, आपने एक ही डायरेक्शन में जवाब देना है। ये ओपन एक कंडीशन बता दी गई, दूसरी में वो खामोश है। आप उसने इसलिए कहा कि जो भी आपने जवाब देना ना उसकी सपोर्ट जरूर बतानी है। तो हम सपोर्ट ये बता रहे हैं कि मैं इसको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट ले रहा हूँ, यहाँ ये रेजिडेंट है, यहाँ ये सॉरी, यहाँ ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए ये इनके एग्जाम्प्ट हुई। यहाँ तो ये रेजिडेंट है, तो यहाँ इसकी इनकम क्यों एग्जाम्प्ट हो रही है ये वाली? ये क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है और उसकी मैंने सपोर्ट नीचे प्रोवाइड कर दी। अगर मैं कह देता कि मैं चूंकि ये रेजिडेंट है तो फिर मैं यहाँ क्या करता इसकी, मैं इसकी ये फॉरेन सोर्स इनकम जो थी 30 लाख ये भी ऐड करता, तो मैं इसकी ये लिख देता और कह देता इसकी सपोर्ट में, फिर मैं क्या कहता, दोनों जवाब ठीक है। फिर मैं लिखता कि एज ही इज अ रेजिडेंट पर्सन फॉर X9, सो हिज फॉरेन एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम इज टैक्सेबल। दोनों जवाब ठीक, फाइन। आप सोच रहे होंगे सर आप इतने वेले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप हमें छोड़ ही नहीं रहे, पढ़ने की जरूरत है। Discuss the option available with Mr. Mr. W under the income tax and what matters should be considered in deciding the best option. दो सवाल पूछे गए, एक जवाब देंगे। डिस्कस द ऑप्शन, ये बात उसने पूछी है आपसे, एंड व्हाट मैटर, वो कौन से मैटर हैं जो आपको इस डिसीजन में करने चाहिए। Mr. W received an amount of 50,000 as arrear of salary pertaining to tax year this in tax year 2009। क्या ऑप्शन अवेलेबल है मिस्टर डब्ल्यू के पास, बताएं। वेरी गुड, पहला जवाब तो सादा यही है कि मिस्टर डब्ल्यू हैज टू ऑप्शन, ईदर ही मे टैक्स दिस सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसीट और ही मे टैक्स दिस सैलरी, ही कैन टेक दैन ऑप्शन टू टैक्स दैट सैलरी ऑन एक्रूअल बेसिस। अल्लाह खैर से, क्या मैटर है वो जो डिसाइड करेगा टैक्स रेट। इफ by inclusion of 50,000 in tax year 2009, right, his tax rate, his tax liability is higher than the actual tax liability on the basis when this salary would have been taxed in the previous year on accrual basis, then he should go for the second option, he should tax the salary on accrual basis। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस, हम तो 25 ही लेंगे। 14 नंबर का सवाल है जी, हाँ 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 क्या बात, राइट। आज की मजलिस का एहतताम यही करते हैं और अज्यूम करता हूँ कि बाकी सवाल जो है ना आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। रिसीट वगैरह नहीं, जाना नहीं है, पहले इसको नहीं, ये वाला सवाल कर लेते हैं, वो आप कर लेंगे, मैं ये वाला करता हूँ, 2 वाला, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप असाइनमेंट में कर लीजिएगा मिस्टर ए वाला, मैं डबल वाला आपके डिस्कस करते हैं क्योंकि डबल वाला अभी तक आपने नहीं किया। दिस वन पेपर में 1-2 दफा पेपर में आया हुआ ये सवाल,
ये बहुत कम हुआ है कि एग्जामिनर आपको दो कंपनियां दे दे किसी एम्प्लॉय की, कि वो पहले एक कंपनी में था फिर वो बी कंपनी में चला गया। होता भी है, कम नहीं कहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि दो कंपनियों में जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले ए कंपनी की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लें एज पर रूल, और फिर बी की कर लें, बस। पहले ए को कैलकुलेट करें फिर बी, जो रूल आपको पता है ना उसी रूल के मुताबिक पहले ए को कर लें फिर बी को कर लें, दोनों को ऐड कर लें। वहां गाड़ी मिली है तो कैसे मिली है, यहाँ गाड़ी मिली है तो कैसे मिली है। वहां लोन मिला है तो कैसे मिला, यहाँ लोन मिला तो कैसे मिला। उस सैलरी को उसके साथ, उसको उसके साथ, चले चलते हैं जरा। ये पिछले सालों का टैक्स दिया गया है, तो क्या नजर आ रहा है कि शायद यहाँ गोल्डन हैंडशेक रिडंडेंसी कॉस्ट गिवन हो। 14 नंबर का सवाल है जी, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर बशीर। बशीर आ गया जी। Mr. Bashir is an employee who joined his current employment during tax year X4. Detail of his salary allowances purported received from A his previous employer. ये A इसका previous employer है, and company B his present employer. Basic salary. अच्छा, यहाँ कहीं उसने बताया हुआ है कि ये ज्वाइनिंग या रिजाइनिंग की डेट क्या है? नहीं, बल्कि उसने हमें टोटल ही बेसिक सैलरी बता दी, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर बता देता कि इसकी पर मंथ सैलरी ये है तो मल्टीप्लाई कर लेते। बेसिक सैलरी क्या होगा जी? पहले हम ए को चलते हैं। बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 March बाय एम्प्लॉयर, पार्टली यूज फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर। यहाँ गाड़ी मिली नहीं थी मेरा ख्याल, इसीलिए छोड़ के चले गए वो, है ना। 1 March को, टैक्स ईयर कौन सा है? 4। 1 March, तो क्या करेंगे, पार्टली है ना यूज, तो 11 लाख का क्या करेंगे, 5%। अब टाइम भी आगे लेंगे, मार्च अप्रैल मई और जून इंटू 4/12 करें। एसेट ट्रांसफर कर दिया जाए तो टाइम नहीं लेते। एसेट ट्रांसफर, अगर वो कहता है 1 March को इसको गाड़ी बेच दी गई थी, तो फिर 4/12 नहीं करना। सही हो गया। लीव इन कैशमेंट टोटली टैक्सेबल। मेडिकल री इम्बर्समेंट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोनों में एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट है ना। एक्स ग्रेशिया गोल्डन हैंडशेक। अब देखें, इसका आसान तरीका आपको बता दूं, यहां उसने बताया नहीं है क्या करना है, तो आप, दो ऑप्शन थी ना, या तो सैलरी में रहने दें या सैलरी से। तो आप आसान काम ये करें, क्योंकि उसने पिछले सालों का 3 रेट दे दिए हुए हैं ना, दे दिए हैं ना, तो आप ये करें, इनका एवरेज कैलकुलेट कर लें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये टैक्स लाइबिलिटी है ना, तो टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय तीन, 3 ही साल है, आसानी है। तो 23% आ गया, 23.41। आप क्या करें कि सैलरी कैलकुलेट करें, टेम्पलेट पे आते हैं अपने तवीज को। तो आप क्या करेंगे, इसकी सैलरी कैलकुलेट करें, गोल्डन हैंडशेक भी ऐड कर दें, और यहां से आके गोल्डन हैंडशेक को माइनस कर दें। और जब ये इसकी टैक्स में आए तो गोल्डन हैंडशेक को यहाँ जाके जो उसकी अमाउंट बनती है उसको 23 पॉइंट उस पर मल्टीप्लाई कर दो। जिंदगी आसान। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में क्या करना है? अच्छा, नीचे एक लाइन लिख दे, हाउ एवर, दोबारा कैलकुलेशन ना करें क्योंकि उसने मांगी तो नहीं है। बी स्मार्ट। देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ये है कि आप दोबारा सवाल पूरा करें और दोनों को बताएं कि भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जब उसने मांगा नहीं है तो स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए कि आप नीचे नोट लिख दें, एक तरीके से कैलकुलेट कर लें। क्योंकि उसने पिछले 3 सालों की मुझे डेटा दे दिया है तो मुझे एवरेज रेट निकाल लेना चाहिए। तो मैं कैलकुलेट करके क्या लिखूं कि हाउ एवर मिस्टर ए बी जो भी है हैज एन ऑप्शन टू टैक्स द गोल्डन हैंडशेक इन द ईयर ऑफ रिसीट, राइट, नॉट एज अ सेपरेट। बस, तो जवाब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
स्मार्ट वर्क कौन सा? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे। ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई, इसको डिवाइड कर दें इसके ऊपर। करें, कैलकुलेटर है, 100 से ज़रब दें इसको। 100 से ज़रब क्यों देनी है, चले बताएं, 10 नंबर का सवाल है ये। परसेंटेज क्या होती है? भाई परसेंटेज को बताया ना, मैंने कहा 10 नंबर का ये सवाल है। परसेंटेज किसको कहते हैं? दो लफ्ज अलग अलग पड़े, पर सेंट। पर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? 100 में कितने हैं, इसको परसेंट, हर 100 में कितने हैं। तो यानी 23.41 का ये मतलब है कि हर जो बंदा ये 100 रुपया इसने कमाया है ना, इसने गवर्नमेंट को उसमें से 23 रुपये 41 पैसे टैक्स दिया है हर साल। हार गई ना? नहीं, आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं है कि परसेंट का मतलब ये भी होता है? कभी सोचा है? हाँ। तो परसेंट, ये परसेंटेज निकाल ली। अभी क्लियर हुआ है? मिट्टी पता था, बताया है, कोई नहीं पता था। वो तो आई कैब को भी आप यही कहें, मुझे सारा पेपर आता है ये लोग, पता है मुझे, लेकिन अच्छा हमें भी पता है। ये क्लियर होगी, ठीक है। अब जल्दी सोया करें ना, सुबह आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं, अब रोज ही ऐसे रात को लेट सोती हैं। तो ये क्लियर होगी बात। तो इसका हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन, आ गया जी ये वाला, ठीक है, दिस वन, द डिटेल ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आसान था, मैं ऐसे इसको औखा क्यों समझ रहा था, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ जरा, जबरदस्त किस्म का। क्वेश्चन कौन सा था? आपसे मुझे बेटा ज्यादा जल्दी है जा रही, इसलिए क्वेश्चन क्या था? 4, जस्ट 4? ये आ गया जी। अच्छा, इन्होंने ना इसको सीधा ही कर दिया डायरेक्ट, ये भी ठीक है, आसानी के साथ। बेसिक सैलरी दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टैक्सेबल बोनस। वैसे मेरा मशवरा ये है कि एक और दफा ये क्वेश्चन पेपर में आया, अगर अलग अलग कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होती। बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी, कंपनी मेंटेन कार, देखें 5 इंटू। अच्छा, खालिद साहब ने दिन गिन लिए हुए यहाँ पर, क्या ये 122 दिन कैसे बनते हैं? ये तो 3 महीने में। 4 महीने के 122 दिन बनते हैं। आप इतने औखे होने की बजाय 3/4 करें, अल्लाह का फैसला, ठीक है। लीव इनकैशमेंट, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट है ये तो, सॉरी एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक, और ये आपने कर दी, ठीक है। तो क्या किया? अच्छा, खालिद साहब ने इसको दोनों तरीकों से कर दिया हुआ है, देखें, ये एक्सक्लूडिंग है ना, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, ये एक्सक्लूडिंग है और ये इंक्लूडिंग है। तो पहले इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, ठीक है, ये वाला। दूसरा तरीका क्या है कि आप 22 लाख के ऊपर टैक्स अलग कैलकुलेट कर लिया, ये वाला, ठीक है। और गोल्डन हैंडशेक जो था, ये इसको मैं ब्लू कर देता हूं, उसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ये भी ठीक है, ज्यादा अच्छा है। दोबारा सुन लीजिएगा कि पहले गोल्डन हैंडशेक को पहली ऑप्शन में क्या किया, इसी के अंदर रखा, टोटल का टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाली अमाउंट आ गई, सही है। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि इस पे अलग टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाए सैलरी का, और इस पे पिछले 23 वो जो है वो टोटल कैलकुलेट कर लिया जाए। अब करें जरा इसका, 20,48,300 का 23 यहाँ नहीं करना, वैसे मैं बता रहा हूँ, 23.41 करिएगा।
20,48,300 इंटू 0.2341, 0.2341, 4795 ये आ गया, ये देखें, ये आ गया ना, तो ये है, समझ आइए। देखिए गोल्डन हैंडशेक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है पेपर में, तो इसको जरा समझे कि इसको हैंडल कैसे करना है। क्लियर होगी बात? दोनों ऑप्शन क्लियर हो गई। 3-4 दफा गोल्डन हैंडशेक का आ गया, ऐसे भी कर, मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मसला हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन देने की बजाय यहाँ अंग्रेजी भी आप लिख सकते हैं। अगर उसने सवाल के अंदर आपसे डिसीजन नहीं मांगा, अगर डिसीजन मांगा है मेरा बेटा, तो फिर आपको ये लाजमी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये मैं पहले बता दूं। देखिए दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट को जरा आंखें खोल के ध्यान से पढ़ते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उसने एडवाइस नहीं मांगी। लेकिन अच्छा है कि अगर आप एग्जाम में इतना हैंडल कर सकते हैं तो वेरी गुड कि आप कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझे उसने एडवाइस नहीं मांगी, मेरे पास टाइम भी कम है, देखें घर में बैठ के सवाल करना और पेपर में सवाल करने में बहुत फर्क होता है। जब पायलट को जहाज चलाना सिखाया जाता है ना, जब वो सिमुलेटर में बैठता है ना, तो उसको पता होता है कि मुझे स्क्रीन सिर्फ दिखाएगी कि मेरा जहाज क्रैश कर गया है, लेकिन मेरा एक्चुअली जहाज क्रैश ही नहीं होगा। वो बड़े तसल्ली के साथ वो काम करता है। लेकिन जहाज क्रैश कब होता है? जब वो एक्चुअली बैठ जाता है, उस वक्त उसके नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो आम हालात में डिफरेंट होता है। तो इसलिए टीचिंग, हम लोग टीचिंग करते हुए इसको कंसिडर करके आपको सोल्यूशन बताते हैं, हम आपको आम हालात में नहीं बता रहे होते। आपको हम उस प्रेशर के अंदर डाल के देते हैं कि यार इस प्रेशर में अगर गए तो अब हर स्टूडेंट के नर्व्स के ऊपर है ना वो कितना प्रेशर लेता है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा जो एग्जाम में प्रेशर होता था ना, वो 15-20 मिनट तक होता था मेरा लग पहले। जैसे वो पेपर आने से पहले मेरे ऊपर एक प्रेशर होता था, मुझे ऐसा लगता मुझे कुछ नहीं आता। खासकर मुझे बच्चे वो जहर लग रहे होते जो उस वक्त भी किताब पढ़ रहे होते थे, बाहर खड़े हैं, वो ये क्या है गोल्डन हैंडशेक, अगर ऐसे आ गया तो है। अब वो किसी और टीचर से पढ़ा, मैंने किसी और टीचर से पढ़ा, यार ये दो ऑप्शन देनी होती है। मेरे ऊपर एक प्रेशर आना शुरू हो गया कि यार इतने पढ़ाकू कि आज यानी आखिरी जीरो तक पढ़ रहे हैं ये। 9 बजे पेपर है और इन्होंने 8:45 तक पढ़ना है। ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। मुझे बाद में समझ आई कि सबसे नालायक ये लोग हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला पूरा साल पढ़ने का, उल्लू के पट्टे ना हो। एक चीज, दूसरा वो जो उस वक्त आपको पेपर शीट मिलती है, खामोशी होती है, और एक बंदा फिर रहा होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐनक लगा के, गंजा सा और ऐनक लगा के, और जो फिर रहा होता है दरमियान के अंदर, तो आपको वो भी नजर आ रहा होता है ना, पूरी एक कैफियत तारी होती है। फिर आपके नामा माल आपको मिलने होते हैं, आप उसको पेपर को ले रहे होते हैं। फिर वो पेपर देख के बाज का ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं उसका आसान तरीका क्या करता था, इस प्रेशर को मैं पहले 10-15 मिनट में फारग कर देता था। वो कैसे? मैंने जो सवाल आता था ना मुझे, मैंने वो शुरू कर देना लिखना। जैसे ही मैं शुरू करता था आहिस्ते में उस सवाल में गुम हो जाता था, वो प्रेशर रिलीज होता, फिर मैं दूसरा सवाल, फिर मैं तीसरा। 2 घंटे तक मैं मुसलसल लिखता था, मेरा हाथ नहीं रुकता था तैयारी करके। तैयारी नहीं तो फिर तो आप माशाल्लाह आधा घंटा भी बैठे रहेंगे। तो मैं मुसलसल लिख रहा होता था। फिर वो जो बाकी कचरा बच जाता था ना, कल मैं पीनट खा रहा था। पीनट स्ट्रेटजी क्या होती है? पीनट का एक असूल होता है, आखिर में वो दाने बचते हैं हमेशा, बेशक उस एनवेलप को बंद कर दिया जाए, आखिर में वो टेढ़े मेढ़े से दाने बच जाते हैं। बेशक आप देख के ना भी खा रहे हो, आखिर हमेशा वही बचते हैं। ये एग्जाम स्ट्रेटजी होती है। अगर स्टूडेंट वो दाने पहले खाने शुरू कर दे जो टेढ़े मेढ़े थे, और असल में जो बड़े दाने वाली मूंगफली बाद में पीनट बची हुई थी, तो वो बच्चे के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। मेरे पास कोई बच्चे आए ना, तो मुझे आके पेपर दिखाए, सर ये पेपर करके आया हूँ। कुछ छोड़ के तो नहीं आया? जी सर मैं छोड़ के आया हूँ। कौन सा सवाल? ये वाला तुम्हें आता था? सर बहुत अच्छा आता था। मैं कहता हूँ यार काम खराब करा है, ये फिर वो सवाल कर रहा है जिसको सही नहीं आते थे। लेकिन अगर बच्चा कहना सर ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी,
तो कहते हैं यार फिर कोई मसला नहीं, ये नहीं कि सारा पेपर ही छोड़ा है, एक आध क्वेश्चन अगर वो छोड़ आया है, लेकिन वो उसको तंग कर रहा था, ये बच्चा ठीक जा रहा है, इसने वही सवाल जोड़ा जिसको तंग कर रहा था। तो पेपर में मैं क्या करता था, पिरड की तरह मैं खाता था क्वेश्चन विदाउट केयरिंग। मैं आपको बड़ा एक मशहूर वाक्य अपना सुनाता हूँ, मेरे पास बड़े वाक्य बड़े, मेरे पास कहानियां बड़ी हैं, मेरे पास कहानीबाज नहीं हूं लेकिन मेरे पास कहानियां बहुत है। एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर था, नहीं, कॉर्पोरेट लॉ का, बड़ा लेंथी पेपर होता था। पहला सवाल देखा, नहीं आता। दूसरा देखा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। कुछ 10 मिनट के अंदर मुझे ऐसे लगा कि आई कैप की पूरी बिल्डिंग किसी ने मेरे कंधों पे रख दी है। ठंड भी थी, तो मजीद मेरे जो लिम्स थे वो ठंडे होने शुरू हो गए, हाथ ठंडे होने शुरू हो गए कि लैब भी मारे गए। क्योंकि उस वक्त एक में फेल तो सब में फेल, आप जैसी मौज तो नहीं थी हमारी। बाकी मेरे पेपर बड़े टॉप के हुए थे, रमजान भी था, कंटिन्यूस 4 पेपर मैंने देने थे, चौथे पेपर में मैं बैठा हुआ था। क्या हालत होगी आपकी? क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे पढ़ मारे हैं, पेपर ठीक हुआ है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सारे पढ़ मारे हैं, पेपर ठीक हुआ है आपका? आईटी का पेपर आपका दबा के हुआ है, और आपका आखिरी पेपर जो है, और आपको समझ आ रही है कि अगर ये फेल हो गया तो वो मुझे वो सारे पेपर नजर आने शुरू हो गए। आंखों में अंधेरा क्या, बस तारे भी नजर आने शुरू हो गए। पता नहीं क्या हुआ, मैंने अल्लाह का नाम लिया, तो मैंने आखिरी सवाल पढ़ा, वो मुझे आता था, मैंने वो किया। फिर उससे ऊपर वाला सवाल किया, फिर उससे ऊपर वाला किया। वो चलता 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 2 घंटे बाद मुझे समझ आई कि जहां वो पहले ही 2 सवाल थे जो मुझे तंग करने वाले थे, बाकी नीचे सारे ही आते थे। मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया, मेरा मीडियम सारा ही। समझ आई ना? ये भी होता है, ये देखें, एग्जाम एक स्ट्रेटजी है, याद रखें। ये 3 घंटे की जो गेम है ना, 15 मिनट का इस्तेमाल आपने यूज करना है, उसको इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। सवाल को पिक कैसे करें, उस के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने खेलना होता है। यही खेल वो चेक करता है, इसके नर्व्स कितने स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन को लेता कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ता कैसे है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये पास पेपर कितने पढ़ के आया है। वो कहता है टिक 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 टिक, यस इसको निकालो, अगला। ये भी होती है, अल्लाह ताला की भी इसमें बहुत बड़ी गेम चल रही होती है। वो गेम क्या होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो ये होती है कि अगर आपसे पहले सारे पेपर बड़े अच्छे आए, एग्जाम टफ था, लेकिन आपसे पहले 10 पेपर उसके हाथ में वो आ गए जो बड़े चौकस अच्छे बचे थे, आपका जरा भी नरम हुआ तो कंपैरेटिवली वो आपकी मार्किंग कर देगा, ये याद रखें। और अगर आपकी किस्मत के पेपर बहुत आसान था, आपका कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपसे पहले उसके हाथ में 10-15 पेपर माठे आ गए, तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ये चीज आपके स्कोप से बाहर है, आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते। इसके लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए। तो बहरहाल ये पूरा एक पैकेज है जिसको आपने लेके चलना है। आज आपको काफी मैंने भेज के रखा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज आपको बड़ा एंजॉय करेंगे। ये चैप्टर मेरी तरफ से ओके है, सही है। कल से हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम में सैटरडे को क्लोज कर सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें शक पड़ा आपके सवालों से कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से गो थ्रू किया। अब चैप्टर नंबर 2, 1, 2A, 2B, 2C, और वो जो है वो टैक्स ऑन टैक्स वाला, तो मेरी तरफ से ओके है, सही है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू प्ले। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।